उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मेरा ख्याल है कि इस फार्मूले के पीछे दोनों मुल्कों के एजेंट काम कर रहे थे। पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के एजेंट और ऑस्ट्रेलिया के एजेंट। पहले वो पाकिस्तानी एजेंट सामने आए और ऑस्ट्रेलिया एजेंटों के बारे में कोई रिपोर्ट ना मिल सकी, लेकिन आखिरी मरहले में ऑस्ट्रेलिया एजेंट लेबॉर्ट्री पहुंचे और वारदात करने में कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा, फिर तो जनाब अब ये फार्मूला लाजमन ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा। हमें पूरी तवज्जो अब ऑस्ट्रेलिया में देनी चाहिए और वहाँ से हमारे एजेंट ये फार्मूला वापस ले आएँ, क्योंकि अब ये फार्मूला काफिरिस्तान की मलकियत है। कर्नल जोशी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में काफिरिस्तानी एजेंटों को रेड अलर्ट कर दिया गया है। अगर ये किंग फार्मूले समेत वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गया तो हमारे एजेंट फौरी कार्रवाई करके इससे फार्मूला हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मिस्टर शागुल, आप खामोशी में से हैं, आपकी क्या राय है? अब हुकूमत को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? सदर शागुल से मुखातिब होकर कहा तो शागुल उठकर खड़ा हो गया। जनाब, मेरा ख्याल है कि किंग फार्मूला लेकर ऑस्ट्रेलिया वापस ना पहुंच सकेगा। शागुल ने कहा तो सब चौंक पड़े। आपने ये बात किस बुनियाद पर की है? वज़ीर आज़म ने हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब, पाकिस्तानी एजेंट भी इस फार्मूले के पीछे लगे हुए हैं। लामहला जब उन्हें मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलियन एजेंट फार्मूला ले उड़ा है तो वो उसके पीछे लग जाएंगे और मुझे यकीन है कि वो इस किंग को ट्रेस कर लेने में कामयाब हो जाएंगे। और जैसे ही वो ट्रेस हुआ, फार्मूला उसे हासिल करके पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। शागुल ने कहा, आपका मतलब है कि हमें पाकिस्तान में भी ऑस्ट्रेलिया की तरह एजेंटों को रेड अलर्ट कर देना चाहिए? सदर ने कहा, जी हाँ, ये ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि इस कदर अहम फार्मूले के पीछे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस क्यों नहीं आई, मिलिट्री इंटेलिजेंस क्यों आई है? वरना अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस फार्मूले के पीछे आती तो वो मिलिट्री इंटेलिजेंस से ज़्यादा फ़आल साबित होती। उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये फार्मूला पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहम नहीं है या फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक इस बारे में इतला नहीं पहुंची। शागुल ने कहा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इस किंग को तलाश करके इससे फार्मूला हासिल कर लें? सदर ने कहा, बिल्कुल मुमकिन है जनाब। हमें पहले इस बारे में कोई इतला नहीं दी गई, वरना जैसे ही वो पाकिस्तानी एजेंट ट्रेस होते थे, अगर हमें इतला दे दी जाती तो यहाँ तक नौबत ही ना पहुँचती। अब भी इस किंग के बारे में तफसील हमें मुहैया की जाए तो हम उसे ट्रेस कर लेंगे। शागुल ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, ओके प्राइम मिनिस्टर साहब, फिर ये तय हो गया कि आप किंग के बारे में रिपोर्ट सीक्रेट सर्विस को मुहैया करेंगे और सीक्रेट सर्विस इस किंग को तलाश करके उससे फार्मूला हासिल करेगी। इसके साथ साथ इन दोनों पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में भी तफसीलात सीक्रेट सर्विस को मुहैया कर दें ताकि इनके बारे में भी सीक्रेट सर्विस काम करे। मिलिट्री इंटेलिजेंस इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, इसलिए अब ये केस सरकारी तौर पर सीक्रेट सर्विस को ट्रांसफ़र किया जाता है। सदर ने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है सर। वज़ीर आज़म ने जवाब देते हुए कहा और शागुल का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा, क्योंकि इस तरह केस का सीक्रेट सर्विस को ट्रांसफ़र होने से उसकी अहमियत बढ़ जाती थी। फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, सदर साहब उठकर खड़े हो गए। उनके उठते ही वज़ीर आज़म और मीटिंग में शरीक बाकी अफराद भी खड़े हो गए। ताहिर तौसीफ के साथ सारंग की सारतर ट्रैवलिंग एजेंसी में दाखिल हुआ। वो थोड़ी देर पहले ही चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए दारुल हुकूमत से सारंग पहुंचे थे। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर एक होटल में कमरे बुक कराए और फिर इमरान ने उन्हें सारतर ट्रैवलिंग एजेंसी भेज दिया और खुद वो टाइगर के साथ एक और टिप की तरफ चला गया ताकि अगर सारतर मुनासिब बंदोबस्त ना कर सके तो इमरान इस लेबॉर्ट्री तक पहुंचने का बंदोबस्त करे। चनाचा ब्लैक ज़ीरो तौसीफ के साथ सीधा इस ट्रैवलिंग एजेंसी पहुंचा। यस सर। काउंटर बॉय ने उनके अंदर दाखिल होते ही उनकी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, मिस्टर सॉर्टर से मिलना है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, वो अपने ऑफिस में है, मिलिट्री के अफसरान उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप कुछ देर इंतज़ार करें, उनके जाने के बाद आप उनसे मिल लें। काउंटर बॉय ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने अस्बात में सर हिला दिया। आप इधर तशरीफ़ रखें जनाब और फरमाएं आप क्या पीना पसंद करेंगे। काउंटर बॉय ने एक तरफ रखे हुए सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, शुक्रिया, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा और फिर तौसीफ समेत वो सोफ़े पर बैठ गया। उन्हें वहाँ 1.5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। 1.5 घंटे बाद वो मिलिट्री ऑफिसर्स उनकी अंदरूनी राहदारी से निकल कर आए और फिर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अब आप तशरीफ़ ले जाएं जनाब, काउंटर बॉय ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो और तौसीफ उठे और इस तरफ को बढ़ गए जिधर से वो दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स आए थे। ये एक तंग सी राहदारी थी जिसके आखिर में दरवाज़ा था जिस पर सातर की नेम प्लेट मौजूद थी। ब्लैक ज़ीरो ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। यह ऑफिस के अंदाज में सजाया गया एक बड़ा सा कमरा था। दफ्तरी मेज़ के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी दोनों हाथों से सर पकड़े बैठा हुआ था। दरवाज़ा खुलने और ब्लैक ज़ीरो के अंदर दाखिल होने की आवाज़ सुनकर उसने सर उठाया। उसके चेहरे पर बेपनाह परेशानी के तासुरात मौजूद थे, लेकिन चूंकि वो कारोबारी आदमी था इसलिए उसने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया और उठकर खड़ा हो गया।
खुश आमदीद जनाब, सौरतन ने कहा। मेरा नाम अल्ताफ़ है और ये मेरे साथी हैं आसिफ। दारुल हुकूमत की एरो एयर चार्टर्ड सर्विस की तरफ से आपको हमारे मुतल्लिक कॉल किया होगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। तौसीफ भी उसके साथ ही बैठ गया। जी फरमाएं, मेरी एजेंसी आपकी क्या खिदमत कर सकती है? सौरतन ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो ज़हनी तौर पर इंतहाई उलझा हुआ है और डिप्रेस नजर आ रहा है। हमें जीप भी चाहिए और गाइड भी, जो हमें कांदू गांव उससे मुल्हिका इलाके तक ले जा सके, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो सौरतन बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, वो आप भी हैं, आप भी वहीं जाना चाहते हैं? नहीं जनाब, पहले ही मेरे लिए इंतहाई खौफनाक मसला खड़ा हो गया है, मैं अब आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, सौरतन ने जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब, कैसा मसला? और आप बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो सौरतन ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। कल एरो एयर चार्टर्ड सर्विस की टिप पर 2 एक्रीमी आए थे, उन्होंने भी इस इलाके में शिकार के लिए जाना था। मैंने उनके लिए एक गाइड का बंदोबस्त कर दिया और जीप और दूसरा सामान भी दे दिया। अभी मिलिट्री के ऑफिसरान आए थे, उन्होंने बताया है कि इन दोनों एक्रीमियंस ने वहां पहुंचकर इंतहाई खौफनाक वारदात की है। ये दोनों इस गार्ड जिसका नाम पूरन था के साथ वहां लेबॉर्ट्री में जाना चाहते थे, लेकिन सड़क पर मौजूद मिलिट्री सिक्योरिटी ने उन्हें इजाज़त ना दी, क्योंकि वहां किसी साइंसदान डॉक्टर खान को रखा गया था और उनकी हिफाजत के लिए हर गैर मुतल्लका आदमी का दाखिला वहां बंद कर दिया गया था। लेकिन ये दोनों पूरन की मदद से किसी खुफिया रास्ते से वहां लेबॉर्ट्री पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूरन को भी हलाक कर दिया और लेबॉर्ट्री में मौजूद तमाम साइंसदानों की, जिनकी तादाद 22 के करीब थी, हलाक कर दिया। और वहां रखे गए इस साइंसदान को भी उन्होंने हलाक कर दिया और उसके पास कोई ज़रूरी और सीक्रेट कागजात थे, वो ले उड़े। वैसे में इस खुफिया रास्ते पर जीप गहराई में गिर गई और इनमें से एक एक्रीमी हलाक हो गया, जबकि दूसरा जिसका नाम किंग था वो वहां से वापस यहाँ सारंग पहुंचा और फिर गायब हो गया। चूंकि जीप मेरी एजेंसी की थी और गाइड मैंने उन्हें दिया था, इसलिए मिलिट्री ऑफिसरान मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मैं भी इन गैर मुल्कियों का साथी हूँ। मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि मेरा तो बिजनेस है, उनका साथ कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर वो किंग ट्रेस ना हो सका तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं इस सिलसिले में बेहद परेशान हो गया हूँ। अब आप भी वहाँ जाना चाहते हैं, मैं माजरत ख्वाह और मजीद किसी चक्कर में नहीं उलझना चाहता, सौरतन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। क्या इन गैर मुल्कियों ने वाकई ही साइंसदान को हलाक कर दिया है? ब्लैक ज़ीरो ने होंठ चबाते हुए कहा। जी हाँ, मिलिट्री ऑफिसरान ने मुझे खुद बताया है, सौरतन ने जवाब देते हुए कहा। ऐसी सूरत में जबकि इस इलाके में ऐसा खौफनाक जुर्म हुआ हो, हम भी नहीं जाना चाहते, इसलिए आपकी मेहरबानी कि आपने ये सब कुछ बताकर हमें पहले ही परेशानी से बचा लिया, वरना हम तो तफरीह के लिए वहाँ जाना चाहते थे और वहाँ जाहिर है हालात बेहद कशीदा होंगे, ब्लैक ज़ीरो ने उठते हुए कहा। आपकी मेहरबानी जनाब कि आपने ये फैसला कराया है। वैसे तो मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होती, लेकिन इन हालात में मैं वाकई ही माजरत खा हूँ, सौरतन ने कहा। क्या इस किंग ने आपसे दोबारा राब्ता कायम नहीं किया? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। वो कैसे कर सकता है, वो तो कत्ले आम का मुजरिम है। काश मुझे पहले मालूम हो जाता तो मैं उसे धक्के देकर एजेंसी से बाहर निकलवा देता, सौरतन ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। गुड बाय, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और फिर मुसाफिया किए बगैर वो वापस पलट पड़ा। तौसीफ भी खामोशी से उठा और उसके पीछे दफ्तर से बाहर आ गया। इसका मतलब है कि मुआवला ख़त्म हो गया, वो किंग फार्मूला ले उड़ा और हम भी वहाँ जाने का इंतज़ाम ही करते फिर रहे हैं, तौसीफ ने। हाँ, और अब हमें फौरी तौर पर इस किंग को ट्रेस करना है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। लेकिन कैसे? वो कोई भी मेकअप कर सकता है, तौसीफ ने कहा। हाँ, लेकिन इसका कदोकामत जो इमरान साहब ने बताया है वो ख़ास तर्ज का है। इस कदोकामत के हामिल अफराद 1000 में से 10 भी नहीं होंगे, इसलिए इस कदोकामत की बिना पर उसे ट्रेस किया जा सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। लेकिन यहाँ किस तरह मालूम करेंगे, किससे पूछेंगे, तौसीफ ने उलझे हुए लहजे में कहा। घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारा तो काम ही ऐसे नामुमकिन को मुमकिन बनाना होता है, आओ मेरे साथ, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो तौसीफ को साथ लिए मेन मार्केट की तरफ बढ़ गया। ये सारंग शहर का मेन बाजार था जहां हर किस्म की बड़ी बड़ी दुकानें थी। ब्लैक ज़ीरो इस पूरे बाजार में घूमता रहा और फिर थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से शोरूम की तरफ बढ़ गया। ये रेडीमेड लिबासों का शोरूम था। जी फरमाइए, एक काउंटर बॉय ने इनके काउंटर के करीब पहुंचते ही ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा। आपके पास बड़े से बड़े साइज़ का लिबास भी होगा, ब्लैक ज़ीरो ने इधर उधर देखते हुए कहा। यस सर, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के लिबास भी हमारे पास हैं, काउंटर बॉय ने जवाब दिया। एक्स्ट्रा लार्ज साइज कौन सा है, जरा दिखाइए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो काउंटर बॉय ने एक पैकेट अलमारी से निकाला और इसमें से लिबास निकालकर उसने उसे खोलकर काउंटर की तरफ रख दिया। इससे तकरीबन डबल बड़ा साइज भी मिल जाएगा, ब्लैक ज़ीरो ने लिबास देखते हुए कहा। यस सर।
उस साइज का सेक्शन अलहदा है। काउंटर बॉय ने एक कोने में मौजूद दूसरे काउंटर की तरफ इशारा करते हुए कहा और ब्लैक जीरो सर हिलाता इस काउंटर की तरफ बढ़ गया। आपके पास एक्स्ट्रा लार्ज साइज से तकरीबन डबल साइज के सूट भी होंगे? ब्लैक जीरो ने पूछा। यस सर, इससे भी बड़े मिल सकते हैं, काउंटर पर मौजूद आदमी ने जवाब दिया। इस काउंटर से एक अक्रीमी ने एक्स्ट्रा लार्ज से तकरीबन डबल साइज का सूट खरीदा है, तो उसका कहना है कि इससे बड़ा साइज ही आपके पास मौजूद ना था। ब्लैक जीरो ने कहा। अक्रीमी? जी हाँ, एक साहब ने कल यहाँ से सूट खरीदा था। उनका साइज वाकई डबल से बड़ा था, लेकिन हमने उन्हें उनके साइज का सूट मुहैया कर दिया था। काउंटर मैन ने जवाब दिया। किस कलर और डिज़ाइन का सूट था? मैं भी वैसा ही खरीदना चाहता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। तो काउंटर बॉय मुड़ा और फिर उसने एक अलमारी से बड़ा सा पैकेट निकाला और उसे खोलकर उसमें से मौजूद सूट निकालकर उसने टेबल पर रख दिया। इसके साथ का था, काउंटर मैन ने जवाब दिया। यही कलर और यही डिज़ाइन था या इसमें फ़र्क था? ब्लैक जीरो ने कहा। जी बिल्कुल यही कलर और यही डिज़ाइन था, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मेरे काउंटर पर ग्राहक बेहद कम आते हैं, काउंटर मैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओके शुक्रिया, ये कलर और डिज़ाइन तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने अपने एक दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदना था। ठीक है, कोई और चीज़ ले लेता हूँ, शुक्रिया। तकलीफ मुआफ, ब्लैक जीरो ने कहा और वापस मुड़ गया। तौसीफ उसके पीछे था। बस अब लिबास का कलर और डिज़ाइन भी सामने आ गया, अब तो उसे आसानी से शनाख्त किया जा सकता है। ब्लैक जीरो ने दुकान से बाहर आते हुए तौसीफ से कहा तो तौसीफ ने सर हिला दिया। आपने कमाल कर दिया ताहिर साहब, आपको कैसे अंदाज़ा हुआ कि इस दुकान से ही सूट खरीदा गया होगा? तौसीफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। गैर मुल्कियों की अपनी नफ्सियात होती है, ये लोग हमेशा बड़े स्टोर से ख़रीदारी करते हैं और इस मेन मार्केट में रेडीमेड लिबास का यही बड़ा स्टोर था। ताहिर ने जवाब दिया और तौसीफ ने असबात में सर हिला दिया। आप तो मुझे इमरान साहब के हमसात लगते हैं, वो भी इस तरह हमें हैरान कर देते हैं, तौसीफ ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। चलो शुक्र है, अब इमरान की बजाय इसके हमसात तक नौबत पहुँच गई, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा और तौसीफ भी बेइख्तियार हंस पड़ा। अब क्या वापस अपने होटल चलना है? तौसीफ ने कहा। क्यों, इस किंग को तलाश नहीं करना? ब्लैक जीरो ने कहा। तो तौसीफ चौंक पड़ा। कहाँ तलाश करेंगे, किस होटल में? तौसीफ ने चौंक कर कहा। पहले मैंने गैर मुल्कियों की नफ्सियात बताई थी, जिस तरह ये बड़े स्टोर से ख़रीदारी करते हैं इस तरह उनकी कोशिश होती है कि किसी बड़े होटल में ठहरें, और इस लिबास की ख़रीदारी बता रही है कि किंग ने लिबास के साथ साथ यकीनन मेकअप भी कर लिया होगा, इसलिए वो अब पूरी तरह मुतमईन होगा कि उससे तलाश नहीं किया जा सकता, इसलिए वो सारंग के सबसे बड़े होटल में ही ठहरा होगा, और जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं वही सारंग का सबसे बड़ा होटल है, इसलिए सबसे पहले वहीं से आगाज़ करेंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। और तौसीफ एक बार फिर हंस पड़ा। वही इमरान साहब की तरह घुमा फिरा कर बात करने की आदत, बात तो वही हुई कि अपने होटल वापस जाना है, तौसीफ ने कहा। तो ब्लैक जीरो हंस पड़ा। जाना तो अपने ही होटल है, लेकिन मैंने वापसी के लिए वजह तस्मिया अलहदा बताई है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। और तौसीफ ने हंसते हुए असबात में सर हिला दिया। होटल में पहुंचकर ब्लैक जीरो बजाय दूसरी मंजिल पर वाक़या अपने कमरे में जाने की काउंटर की तरफ बढ़ गया। मेरा एक अकरीमी दोस्त कल यहाँ आकर ठहरा हुआ है, मुझे उसके कमरे का नंबर चाहिए, ब्लैक जीरो ने काउंटर पर मौजूद आदमी से मुखातिब होकर कहा। क्या नाम है जनाब आपके दोस्त का? काउंटर मैन ने पूछा। हमें तो उसने कॉन्क नहीं मालूम है, असल नाम का इल्म नहीं है और सब उसे विकी कहते हैं। अलबत्ता मैं तुम्हें इसका कदोकामत और इसके लिबास का कलर और डिज़ाइन बता सकता हूँ, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ इसने कदोकामत और लिबास का डिज़ाइन और कलर्स तफसील से बता दिए। ओह, इस कदोकामत के साहब वाकई ठहरे हैं, मैंने खुद ही बुकिंग की थी। 1 मिनट, काउंटर मैन ने चौंक कर कहा, और फिर उसने काउंटर के निचले हिस्से से एक फ़ाइल उठाकर ऊपर रखी हुई साइड पे रख दी और उसमें मौजूद कार्ड्स को चेक करने लग गया। यस सर, ये हैं वो साहब स्टीफन किंग, बिल्कुल यही है, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन वो तो इस वक्त अपने कमरे में नहीं है, काफ़ी देर हो गई है वो बाहर गए हैं और फिर अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई, काउंटर मैन ने जवाब दिया। किस कमरे में ठहरे हुए हैं वो? ब्लैक जीरो ने कहा। दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 28, काउंटर मैन ने जवाब दिया। ओके शुक्रिया, ब्लैक जीरो ने कहा। लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और तौसीफ उसके पीछे था। वो खुद दूसरी मंजिल पर ठहरे हुए थे और उसके कमरों के नंबर 12 से 15 थे। चंद लम्हों बाद वो लिफ्ट के जरिए दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। इमरान साहब अपने कमरे में हैं, तौसीफ ने इमरान के कमरे के दरवाजे को देखते हुए कहा। पहले स्टीफन किंग के कमरे की तलाशी ले लें, फिर इमरान साहब से मिल लेते हैं, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो कमरा नंबर 28 के सामने था। दरवाजे पर स्टीफन किंग के नाम का कार्ड भी लगा हुआ था और दरवाज़ा बंद था। ब्लैक जीरो ने जेब से अपने कमरे की चाबी निकाली और उससे
की होल में डालकर उसने दाएं बाएं मखसूस अंदाज में घुमाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसने हाथ को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो ठक की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुल गया और ब्लैक ज़ीरो ने चाबी निकाली और फिर हैंडल दबाकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। क्या इस मंजिल के हर कमरे की चाबी दूसरे कमरे को लग जाती है? तौसीफ ने इसके पीछे अंदर दाखिल होते हुए कहा। लग तो नहीं जाते, अलबत्ता लगाई जा सकती है, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा तो तौसीफ भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कमरे में किसी किस्म का कोई सामान मौजूद न था। वार्डरोब भी खाली पड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि फार्मूला उसके पास ही है। मैं समझा शायद उसके पास कोई बैग हो। ब्लैक ज़ीरो ने इधर उधर देखा और तौसीफ ने असबात में सर हिला दिया। आओ अब इमरान साहब से मिल लेते हैं, अब जाहिर है उसकी वापसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, ब्लैक ज़ीरो ने वापस दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा और फिर चंद लम्हों बाद वो इमरान के कमरे में दाखिल हो रहे थे। इमरान कुर्सी पर नीम तराज एक अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। टाइगर अलबत्ता वहाँ मौजूद ना था। ओह आइए आइए, चश्मे माँ रोशन, दिलो माँ शाद, स्पेशल एजेंट साहब, ज़हे नसीब, इमरान ने अखबार एक तरफ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। पहले चाय मंगवाइए, फिर आपसे रिपोर्ट ली जाएगी, ब्लैक ज़ीरो ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। अरे हम क्या और हमारी रिपोर्ट क्या, रिपोर्ट तो स्पेशल एजेंट के पास होगी, लेबॉर्ट्री में होने वाला कत्ले आम की, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और रिसीवर उठाकर उसने रूम सर्विस का मखसूस नंबर प्रेस कर दिया। ब्लैक ज़ीरो ने मानी खेस नजरों से तौसीफ की तरफ देखा तो तौसीफ बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तो आपको भी इल्म हो गया कि लेबॉर्ट्री में कत्ले आम हुआ है, ब्लैक ज़ीरो ने इमरान के वापस कॉरिडोर पर रिसीवर रखते ही कहा। अरे हम क्या और हमारा इल्म क्या, बस उड़ती उड़ती खबर सुनी है, ज़बानी कलामी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो ब्लैक ज़ीरो ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। इसका मतलब है कि हमारी अब तक की सारी कारगुजारी बेमानी रही, आपको तो यहाँ बैठे बैठे सारी खबरें मिल गई, ब्लैक ज़ीरो ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम्हें किंग के कमरे की तलाशी लेकर भी मायूसी हुई होगी, भाई भाई करता खाली कमरा ही नजर आया होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो को जवाब देता दरवाज़ा खुला और वेटर ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्राली पर चाय के बर्तन मौजूद थे। उसने बर्तन दरमियानी मेज़ पर रखे और फिर ट्राली एक तरफ रखकर वो खामोशी से बाहर चला गया। तौसीफ ने आगे बढ़कर चाय बनानी शुरू कर दी। आपको कैसे मालूम हुआ कि हमने किंग के कमरे की तलाशी ली है, ब्लैक ज़ीरो ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे और तौसीफ के कदमों की आवाज़ें किंग के कमरे के दरवाजे के सामने ही रुकी थी, बाकी इस अखबार में लिखा हुआ है कि कमरा खाली है, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। आपने बाहर बरामदे में भी साइंसी इजादात नस्ब कर रखी हैं, शायद के कमरे में बैठे बैठे सब कुछ सुन लेते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अपनों की तो दिल की धड़कनें सुनाई जाती हैं या तो फिर कदमों की आवाज़ें थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे इमरान साहब, क्या वाकई आपने हमारे कदमों की आवाज़ों से ये सब अंदाज़ा लगाया है या दरवाज़ा खोलकर चेक भी किया था? तौसीफ ने चाय की प्याली इमरान के सामने रखते हुए कहा। अरे जब दिल की आंख खुल जाए तो फिर इन ज़ाहरी आंखों को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो ये बात तो मैंने मान ली कि आपने फ़ोन पर किसी से लेबॉर्ट्री के कत्ले आम और वहाँ स्टार्क की मौत और किंग की वापसी के बारे में मालूमात हासिल कर ली होंगी, लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ कि किंग इस होटल में इस मंजिल पर ठहरा हुआ है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ये तो सीना बासीना चलने वाला राज है, लेकिन अब क्या किया जाए, रिपोर्ट तो बहरहाल लीडर को देनी ही पड़ती है, वरना वो चीफ साहब इस छोटे से चेक से भी इनकारी हो जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो फिर दिल थाम कर सुनो किस्सा गम, इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो और तौसीफ दोनों ही बेइख्तियार हंस पड़े। सूरत अहवाल ऐसी है कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद वासिक रखता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे, इमरान ने कहना शुरू कर दिया। बस बस तहरीरी किस्सा गम नहीं, ज़बानी सुनाइए, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा तो इमरान भी बेइख्तियार हंस पड़ा। अच्छा चलो ज़बानी ही सही, ज़बानी किस्सा गम तो बड़ा मुख्तसर सा है कि मैंने एक ऐसे आदमी की टिप हासिल कर ली जो इस लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर अमरनाथ का भाई था और यहाँ फौज में कर्नल था। हम दोनों से जाकर मिले तो वहाँ सूरत हाल ही बदली हुई थी। डॉक्टर अमरनाथ का भाई तो ना मिल सका क्योंकि वो लेबॉर्ट्री गया होता और उसका एक साथी मिल गया। इस बेचारे ने असदा हमदर्दी बताया कि लेबॉर्ट्री में कत्ले आम हुआ है और डॉक्टर अमरनाथ की लाश भी मिली है, इसलिए उसका भाई वहाँ गया हुआ है। जब मेरे सवालात की वजह से उसकी हमदर्दी का दायरा मज़ीद वसी हुआ तो फिर तफसील सामने आ गई कि दो एकरीमी और एक मकामी आदमी एक जीप में सवार होकर इस चेक पोस्ट पर पहुंचे जो लेबॉर्ट्री से पहले आती थी।
लेकिन चेक पोस्ट पर मौजूद कैप्टन ने उन्हें आगे जाने की बजाय वापस भेज दिया। लेकिन ये लोग किसी खुफिया रास्ते से वहां पहुंच गए और फिर वहां उन्होंने कत्ले आम कर दिया। लेबॉर्ट्री में 20-22 अफराद को हलाक कर दिया, जबकि लेबॉर्ट्री के गेट में मौजूद गार्ड्स की लाशें पास ही खाई में पड़ी हुई मिली। उनके साथ वो मकामी आदमी भी था जो उन्हें साथ लेकर गया था। इस मकामी आदमी की वजह से ही बात सामने आई है कि ये वही अक्रीमियों का ग्रुप है। फिर मजीद तफसीली चेकिंग के बाद लेबॉर्ट्री से कुछ दूर एक खाई में पड़ी हुई वो जीप मिल गई और गैर मुल्की की लाश भी करीब से मिल गई। इस जीप को देखकर साफ पता चलता था कि जीप बुलंदी से खाई में जा गिरी है और वो गैर मुल्की भी बुलंदी से गिरा है, जबकि दूसरे गैर मुल्की की लाश दस्तयाब नहीं हुई। लेकिन इसका पता चल गया कि वो कांदो गांव गया और वहां एक मकामी आदमी ने किराए की जीप में उसे यहां सारंग में पहुंचाया। जिस अक्रीमी की लाश मिली उसके कदो कामत के बारे में मालूम हो गया, तो इस तरह ये बात तय हो गई कि मरने वाला स्टार्क था और किंग जिंदा बच गया है। और ये भी मालूम हो गया है कि लेबॉर्ट्री में सारे हिफाजती इंतजामात एक साइंसदान के लिए किए गए हैं और इस साइंसदान जिसका नाम डॉक्टर खान था की लाश भी मिली है। तो मामला साफ हो गए कि किंग और स्टार्क वहां नीचे और उन्होंने ये सारा कत्ले आम किया। फिर वापसी में जीप नीचे गिरने की वजह से स्टार्क हलाक हो गया, जबकि किंग बच जाने में कामयाब हो गया। अब वहां जाना फजूल था, इसलिए खामोशी से आकर यहां बैठ गया कि जब लीडर वापस आए तो उससे किस्सा गम सुनाकर गम का बोझ हल्का किया जा सके। इमरान ने मुस्कुराते हुए तफसील बता दी। हम दोनों यहां से सार्थर के पास गए तो वहां 2 मिलिट्री ऑफिसरान मौजूद थे। जब वो वापस गए तो हम सार्थर से मिले। सार्थर इस सारी वारदात की तफसील का इल्म हुआ क्योंकि किंग और स्टार्क को गाइड उसी ने मुहैया किया था, इसलिए मिलिट्री ऑफिसरान इस वारदात में उससे भी साथ ही मुलविस करने पर तुले हुए थे, इसलिए वो बेहद परेशान था। बहरहाल उससे तफसील मालूम होने के बाद अब वहां जाना फजूल था। चुनाचा हम भी वहां से वापस आ। ब्लैक ज़ीरो ने अपनी कारकर्दगी के बारे में बताते हुए कहा और उसके साथ ही उसने स्टोर में जाने और वहां से इस लिबास की तफसील मालूम करने के बारे में भी बता दिया जो किंग ने खरीदा था। और फिर होटल के काउंटर से मालूमात हासिल करने तक की रुदात सुनाई तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। गम किसी का भी हो एक जैसा ही होता है। मैंने भी स्टोर से ही मालूमात हासिल की और फिर यही होटल मुझे ऐसे नजर आया जहां किंग जैसे लोग ठहर सकते हैं। चनाचा इसका कमरा भी मार्क हो गया जो खाली था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब हमें इस किंग को तलाश करना चाहिए वरना वो फार्मूला लेकर निकल जाएगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, फार्मूला उसके पास होगा तो निकलेगा। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो के साथ साथ तौसीफ भी बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? फार्मूला उसके पास क्यों नहीं होगा? फिर उसने ये सब कुछ क्यों किया? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारा ख्याल है कि किंग वाकई ही किंग है? मतलब जिस तरह बादशाह का अहमक समझा जाता है इस तरह किंग भी अहमक है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब प्लीज़ ज़रा वजाहत से बात कर दीजिए। अब मैं चाहे लाख स्पेशल एजेंट बन जाऊं लेकिन बहरहाल उस्ताद तो उस्ताद ही रहता है। ब्लैक ज़ीरो ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। यही बात अपने चीफ को भी समझा देते तो अच्छा था। बहरहाल ये तो बड़ी मामूली सी बात है कि इनके पास अगर वाकई ही फार्मूला होता तो उससे पागल कुत्ते ने काटा था कि वो वापस दारुल हुकूमत जाने की बजाय यहाँ सारंग में रुक जाता। इमरान ने कहा, वो लिबास और मेकअप के लिए यहाँ रुका होगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, उसके बाद चूंकि वो फायरिंग करके थक गया होगा इसलिए उसने बाकायदा होटल में कमरा अलॉट करा लिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो भी बेइख्तियार चौंक पड़ा। वाकई ये बात तो सोचने की है, मेरा तो इस तरफ ख्याल ही ना गया था। ब्लैक ज़ीरो ने कहा कि इनके यहाँ रुकने और होटल में ठहरने से ये बात जाहिर हो जाती है कि उसके हाथ से फार्मूला किसी भी वजह से निकल गया है और वो उसे वापस हासिल करने के लिए यहाँ रुका है, वरना उसके रुकने का कोई जवाब ही नहीं था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वापसी पर जब जीप गहराई में गिरी तो किंग और स्टार्क दोनों ने अपनी जानें बचाने के लिए छलांगे लगाई और स्टार्क बच ना सका जबकि किंग बच निकला। लेकिन इसकी जीप में मौजूद फार्मूला इस तरह गिरने की वजह से कहीं गिर गया था जिसका इस वक्त तो किंग को इल्म ना हो सका और बाद में इल्म हुआ होगा और वहाँ फौरी तौर पर पकड़े जाने का खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने फौरी तौर पर वहाँ से निकल आने में ही आफियत समझी ताकि बाद में जाकर वो वहाँ से फार्मूला हासिल कर सके, इसलिए वो यहाँ रुक गया। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने बेइख्तियार एक तवील सांस ले लिया। वाकई ही जाए उस्ताद खाली अस्त, लेकिन फिर हमें उसके पीछे जाना चाहिए। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। फिर उससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता दरवाज़ा खुला और टाइगर अंदर दाखिल हुआ। बॉस किंग जीप के लेकर वापस कांदो गांव की तरफ ही गया है। मैंने मालूम कर लिया है यहाँ एक ऐसी फर्म मौजूद है जो जीपें और कारें किराए पर देती हैं। किंग ने होटल के रेफरेंस से वहाँ से जीप हासिल की है। मैंने इस जीप का नंबर हासिल कर लिया है। फिर मज़ीद मालूमात जो मिली हैं उनके मुताबिक इस जीप को इसी सड़क पर जाते हुए देखा गया है जो कांदो गांव की तरफ जाती है। टाइगर ने जवाब दिया, फार्मूला वापस हासिल करके बहरहाल यही आएगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा।
ضروری نہیں کہ وہ یہاں واپس آئے، وہ سیدھا دارالحکومت بھی پہنچ سکتا ہے اور وہاں سے فارمولے سمیت فلائی بھی کر سکتا ہے۔ یہاں فارمولہ اسٹالین سفارت خانے کے ذریعے یا کسی کو کوریئر سروس کے ذریعے بھی اسٹالیا بھجوا سکتا ہے، اس لیے ہمیں بہرحال اس کے پیچھے جانا پڑے گا۔ عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم جیپ لے آئے ہو؟ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اس جگہ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی ہیں جہاں وہ جیپ اور اسٹاک کی لاشیں دستیاب ہوئی ہیں۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا، پھر یہاں بیٹھ کر مزید وقت ضائع کرنا زیادتی ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو، توصیف اور ٹائیگر بھی اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ شمشیر سنگھ بول رہا ہوں باس۔ اسی طرف سے ایک موتبانہ آواز سنائی تھی۔ بولو، کیا رپورٹ ہے؟ جلدی بولو، شاگل نے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس قتل عام کرنے والے غیر ملکی کو ٹریس کر لیا ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کرسی سے اچھل پڑا۔ اوہ، کہاں ہے وہ؟ جلدی بتاؤ کہاں ہے؟ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ وہ ایک جیپ میں بیٹھ کر کاندو گاؤں کی طرف گیا ہے جناب، شمشیر سنگھ نے جواب دیا۔ تفصیل بتاؤ احمق آدمی، تاکہ میں اندازہ کر سکوں کہ تمہاری کھوپڑی نے صحیح نتیجہ بھی اخذ کیا ہے یا نہیں، شاگل نے گراتے ہوئے کہا۔ باس، مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس کنگ جیسے قد و قامت کے آدمی کو ایک کالونی کی بند کوٹھی کے عقبی دیوار پھاند کر اندر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میں فوراً اس کوٹھی پر پہنچا تو وہاں لباس، میک اپ کا سامان اور انتہائی جدید اسلحے سے بھرا ہوا تھیلا موجود تھا، لیکن وہ آدمی غائب تھا۔ میں نے پھر ارد گرد سے معلومات اکٹھی کی تو مجھے ایک ایسا آدمی مل گیا جس نے اسے عقبی دیوار پھاند کر باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کے بتائے ہوئے حلیے اور لباس میں اس پہلے آدمی کے بتائے ہوئے حلیے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کوٹھی میں اس کنگ نے لباس تبدیل کیا اور میک اپ کیا ہے۔ میں نے پھر اس کی تلاشی شروع کی تو مجھے اطلاع مل گئی کہ وہ ہوٹل 3 سٹارز میں دیکھا گیا ہے۔ وہاں سے ایک ٹیکسی ڈرائیور مل گیا جس نے بتایا کہ اس نے اسے ہوٹل سے بک کر کے جان ڈیوس کمپنی کے شو روم پہنچایا تھا۔ میں نے جان ڈیوس کمپنی میں جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کنگ نے وہاں ہوٹل کا ریفرنس کارڈ دے کر ایک جیپ حاصل کی ہے اور وہ اکیلا جیپ لے کر چلا گیا ہے۔ اس جیپ کے نمبروں سے ایک پیٹرول پمپ بوائے سے پتہ چلا کہ اس کنگ نے اس پمپ سے جیپ کی ٹینکی فل کرائی ہے اور اس کا رخ اس سڑک کی طرف کر گیا ہے جس کی طرف کاندو گاؤں آتا ہے، شمشیر سنگھ نے جواب دیا۔ تم اس کاندو گاؤں اور اس علاقے کے بارے میں جانتے ہو؟ شاگل نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ یس سر، چونکہ ساروں کا رہنے والا ہوں اس لیے یہ سارا علاقہ میرا اچھی طرح دیکھا بھالا ہے، شمشیر سنگھ نے جواب دیا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ شاگل نے پوچھا۔ میں سارنگ گارڈن کے ساتھ والے پیٹرول پمپ سے کال کر رہا ہوں، شمشیر سنگھ نے جواب دیا۔ تم وہیں رکو، میں ہیلی کاپٹر پر تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، شاگل نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس وقت سارنگ کی ایک بڑی کوٹھی میں موجود تھا۔ شمشیر سنگھ سارنگ میں سیکرٹ سروس کا نمائندہ تھا اور یہ کوٹھی شمشیر سنگھ کی ہی ملکیت تھی۔ شاگل ہیلی کاپٹر پر دارالحکومت سے سارنگ آیا تھا کیونکہ ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے اس کنگ کے بارے میں جو رپورٹ ملی تھی اس کے مطابق وہ سارنگ میں رک گیا تھا، اس لیے شاگل اس کی تلاش میں خود سارنگ آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا جدھر سارنگ کا گارڈن تھا۔ شاگل سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جب عقبی سیٹوں پر 2 مسلح آدمی موجود تھے۔ پائلٹ شاگل کے ساتھ ہی دارالحکومت سے آیا تھا جبکہ مسلح آدمیوں کا تعلق شمشیر سنگھ کے روپ میں تھا۔ تم نے سارنگ گارڈن دیکھا ہوا ہے نا؟ شاگل نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ سارنگ میں میرے سسرال ہے جناب، اس لیے میں یہاں بے حد آتا رہتا ہوں اور یہاں کے سب علاقے میرے دیکھے بھالے ہوئے ہیں، پائلٹ نے موتبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور شاگل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ایک خاصے وسیع میدان کے ایک کونے میں اتر گیا۔ اس لمبے دور سے نوجوان شمشیر سنگھ ہیلی کاپٹر کی طرف آتا دکھائی دیا دوڑ کر۔ او نانسنس، یہ کیا بیمار مرغے کی طرف چل رہے ہو؟ شاگل نے ہیلی کاپٹر کے دروازے سے ہی حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور شمشیر سنگھ واقعی ہی دوڑ پڑا۔ آؤ بیٹھو، اتنی دیر میں ہم کاندو گاؤں پہنچ جاتے۔ پتہ نہیں کس احمق نے تم جیسے سست الو جیسے لوگوں کو سیکرٹ سروس میں بھرتی کر رکھا ہے۔ نانسنس، شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب، پائلٹ نے، شمشیر سنگھ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر پیٹرول پمپ سے کافی دور اتارا ہے۔ بس اب یہ باتیں نہیں کرو، پائلٹ کو بتاؤ کہاں جانا ہے، جلدی بتاؤ، شاگل نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے کہا۔ جناب، وہ کاندو گاؤں ہی گیا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، شمشیر سنگھ نے کہا۔ سنا تم نے؟ چلو کاندو گاؤں چلو، شاگل نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔
यस सर, पायलट ने कहा और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया। वो अब कांदो गांव क्यों गया होगा? वैसे क्या लेने गया है? शाकुल ने अचानक चौंक कर शमशेर सिंह से कहा। उसे शायद अचानक इस बात का ख्याल आया था। मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, वो इधर जाते देखा गया है और उधर कांदो गांव ही है। शमशेर सिंह ने गड़गड़ाते हुए लहजे में कहा। सर, हो सकता है कि वो अपने साथी की लाश लेने गया हो, अचानक पायलट ने कहा तो शाकुल पे इख्तियार उछल पड़ा। वो वाकई ऐसा ही होगा। फिर तो हमें वहां जाना चाहिए जहां इसकी जीप उल्टी है। वेरी बैड, वो वाकई ही ऐसा ही होगा, बल्कि ऐसा ही हुआ होगा। शाकुल बात करते हुए खुद ही उछल पड़ा। क्या सर? शमशेर सिंह सहमे हुए लहजे में पूछा। वो मैं समझ गया, अब मैं समझ गया हूँ। वो डॉक्टर खान का फार्मूला किंग के मरने वाले साथी स्टार के पास होगा और जीप उलटने पर स्टार की लाश जिस खाई में गिरी होगी वहां तक वो किंग नाकाम होने की वजह से ना पहुंच सका होगा। इसलिए वो अब अपने साथी की लाश उठाने गया होगा ताकि इस फार्मूले की फाइल हासिल की जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, शाकुल ने कहा और अपना ख्याल सुनाया और खुद ही अपने आइडिया की तारीफ भी शुरू कर दी। मगर सर, स्टार की लाश तो फौजी उठा कर ले गए होंगे, शमशेर ने डरते डरते हुए कहा। ओ यू नॉनसेंस, फौजी लाश ले गए होंगे, फार्मूला तो नहीं ले गए होंगे। फौजियों को इल्हाम तो नहीं होगा कि फार्मूला स्टार की जेब में है। तुम जैसे अहमक कम ही मुझे मिले हैं। नॉनसेंस, शौकल ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। जनाब, फार्मूला स्टार के पास था तो वो लाश के साथ ही गया होगा, उसकी जेब में ही होगा, शमशेर सिंह ने बाकायदा सील देते हुए कहा। तो यकीनन शाकुल का मिजाज शनास था, वरना वो इस तरह बात ना करता। तुम समझते मैं अहमक हूं, पागल हूं, बेवकूफ हूं? मैं नहीं सोच सकता। क्यों? बोलो, क्या मैं अहमक हूं? तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो। Like, comment, share, press the bell icon.